नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। इजराइल ईरान जंग के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला, भारत 30 दिन तक खरीद सकेगा रूस का कच्चा तेल। फैसले पर विपक्ष हमलावर, कांग्रेस बोली कब तक चलेगा अमेरिकी ब्लैकमेल, तो केजरीवाल ने पीएम मोदी से मांगा इस्तीफा। ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग का आज 7वां दिन, 16 शहरों में भारी तबाही, 2600 से ज्यादा तक मौतें। जंग के बीच ट्रंप ने कहा ईरान का सुप्रीम लीडर कौन होगा ये अमेरिका करेगा तय। बीजेपी का सीएम और जेडीयू का डिप्टी सीएम, मंत्रियों की संख्या भी तय, बिहार में नई सरकार का खाका तैयार। धर्मांतरण पर महायुति का महावार, फडणवीस कैबिनेट ने दी एंटी कन्वर्जन बिल को मंजूरी, जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद पर लगेगी रोक। कई राज्यों के बदले गए राज्यपाल उपराज्यपाल, दिल्ली के नए एलजी बने तरनजीत सिंधु, बिहार से बंगाल तक के भी गवर्नर बदले। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात ईरान जंग के बीच ट्रंप के फैसले की। ईरान जंग की वजह से पैदा हुए तेल संकट के बीच अमेरिका ने अहम फैसला लिया है। अमेरिका ने रूस को 30 दिन तक भारत को तेल बेचने की अस्थायी छूट दी है। इससे महीनों से समंदर में भटक रहे रूसी तेल जहाजों के साथ साथ भारत को भी राहत मिलेगी। अब अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की छूट दी है, तो ऐसे में भारत में तेल संकट होने के आसार भी नहीं है। जंग के बीच ये खबर राहत की है, पर देश में राजनीति गर्म है। कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस अमेरिका की ओर से मिली छूट को न सिर्फ भारतीय संप्रभुता पर हमला बता रही है, बल्कि केंद्र सरकार की ये कहकर आलोचना कर रही है कि आखिर अमेरिका इस तरह से हमें कब तक ब्लैकमेल करता रहेगा। अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी पर प्रहार करते हुए कहा कि अगर आपकी वाकई कोई ऐसी मजबूरी है जिसका फायदा ट्रंप उठा रहे हैं, तो भारतीय हितों की खातिर कृपया इस्तीफा दे दीजिए। सर, बड़ी खबर तो है, लेकिन राहत की खबर है भारत के लिए, लेकिन इस पर विपक्ष राजनीति क्यों कर रहा है? देखिए, विपक्ष क्या चाह रहा है कि हम रूस से ऑयल न खरीदें, या विपक्ष ये चाह रहा है कि हिंदुस्तान को कोई फायदा ना हो? भाई, प्रतिबंध लगा हुआ है, हम खरीद रहे हैं, हमने खरीदारी कभी रोकी नहीं। एक ये होता ना कि भाई हमने अमेरिका के कहने के ऊपर रूस से जो हम ऑयल खरीद रहे थे हमने बिल्कुल बंद कर दिया। ये तो हुआ नहीं। 2024 में जितना हम लोगों ने खरीदा उससे कहीं ज्यादा 2025 में हमने खरीद लिया। भाई, अगस्त में लगा बैन कि मत खरीदो, 50% टैरिफ लगा देंगे, और उसके बाद सबसे ज्यादा हमने ऑयल खरीदा। आप पढ़ते लिखते नहीं है, जानकारी नहीं होती है, कुछ से कुछ आपको कहना होता है, आप कहते हैं। इस्तीफा चाहिए इनको, इस्तीफा नहीं मिलेगा, चुनाव लड़ लो ना। ये बेकार की बातें। दिक्कत क्या है, सबको प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देनी है और इसके लिए राष्ट्रीय अहित हो जाए, उसमें भी इनको जो है कोई गुरेज नहीं है। आप देश के खिलाफ बात करें, उसमें इनको कोई गुरेज नहीं है, बस मोदी को गाली देते रहना चाहिए। ये जो विपक्ष है ये बिना सिर पैर की बातें कर रहा है। इतने बड़े क्राइसिस में पूरी दुनिया भारत की डिप्लोमेसी का बाकायदा एग्जाम्पल दे रही है कि ये होती है डिप्लोमेसी। यूक्रेन रूस वॉर चल रहा है तो हम दोनों के साथ खड़े हैं। इनको मालूम है, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर के साथ भारत के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई। विदेश मंत्री के साथ कल बातचीत हुई, किसके? ईरान के। हम ईरान से भी बात कर रहे हैं, ओमान से भी बात कर रहे हैं, यूएई से बात कर रहे हैं, इजराइल की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो देश सही राह पे चल रहा है
तो इनको मिर्ची लग रही है। जी, तो ट्रंप के ऐलान से देश की राजनीति गर्म है, तो वहीं ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी युद्ध 7वें दिन में पहुंच गया है। जंग में ईरान में भयंकर तबाही मची है। इजराइल और अमेरिका ने आज ईरान के शुरात शहर पर हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस हमले में 20 लोगों की मौत हो गई है और 30 घायल हो गए हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को उनके बिना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए नेता के चयन में अमेरिका की भूमिका जरूरी है और बिना अमेरिका की भागीदारी के ऐसा करना वक्त की बर्बादी होगी। सर, आज 7वां दिन है, क्या है अपडेट? देखिए, अपडेट यही है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जितने ये आर्मी हैं, ईरान वाले, पुलिस वाले और पारा मिलिट्री वाले, हथियार डाल दो, नहीं तो सब बेमौत मारे जाओगे। अभी हथियार डाल दोगे, जनता के साथ मिलके एक अच्छी सरकार बनाने में मदद करोगे, तो आप लोगों ने जो पहले कांड किए हैं उसमें आपको मुक्ति दे दी जाएगी, आपको छूट दे दी जाएगी, पनिश नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ खबर आई कि नया आयतुल्ला बन के आया कोई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बिना हमारे परमिशन के वहां कोई हेड ऑफ द सुप्रीम लीडर आप चुन ही नहीं सकते, अगली सरकार हम चुनेंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अमेरिका और इजराइल अब ये क्लेम कर रहे हैं कि ईरान की सारी नेवल जो शक्ति थी वो शून्य हो गई है, हर जगह कब्जा हो चुका है और जो एयर स्पेस है उसके ऊपर भी अमेरिका छाया हुआ है। और ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए कि पिछले 24 घंटे से जो ईरान की तरफ से सऊदी अरब, यूएई, ओमान, अलग अलग देशों के ऊपर जो हमले हो रहे थे वो लगभग कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। तो ये बता रहा है कि ईरान धीरे धीरे इस बैटल में हार की तरफ अग्रसर हो गया है। जी, अब बात बिहार की राजनीति की। 25 से 30 एक बार फिर नीतीश, इसी नारे के साथ एनडीए ने बिहार में साल 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा। गठबंधन ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की और नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। बीते लगभग 2 दशकों से बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए नीतीश कुमार को शपथ के लिए हुए 105 दिन ही गुजरे हैं और अब वो राज्यसभा जाने की तैयारी में है। उनके इस फैसले ने कईयों को चौंकाया है, खासकर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। इस फैसले का जगह जगह विरोध हो रहा है। आज बिहार के कई जिलों से विरोध की तस्वीरें सामने आई, तो वहीं विपक्ष सरकार को घेर रही है, बीजेपी पर दबाव बनाने का आरोप लगा रही है। साथ ही बिहार में अब नई सरकार के गठन को लेकर भी कवायद तेज हो गई है। सर, नई सरकार के गठन को लेकर क्या है अपडेट? देखिए, जेडीयू के अंदर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, वो लाजमी भी है। बहुत सारे लोग इंटरनल, उसका हर पार्टी के अंदर एक तरीके होते हैं। कई सारे लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार अगर दिल्ली चले जाएंगे, नए लोग अगर यहाँ सत्ता पे आसीन हो जाएंगे तो उनकी राजनीति जो है वो खत्म हो जाएगी, इसलिए इस तरह का विरोध वो लाजमी है। लेकिन जो स्कीम ऑफ थिंग्स नज़र आ रहा है इस वक्त वो ये कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के वरिष्ठ लीडर्स ने ये तय किया है कि पूरी तरीके से बिहार की जो सरकार है उसका चाल चरित्र और चेहरा बदलेंगे। मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, उप मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, मंत्रियों को बदला जाएगा, डिपार्टमेंट्स अलग अलग दिए जाएंगे और नए तरीके से जो विकास योजनाओं के लिए काम करने वाली सरकार नए चेहरों के साथ उसके ऊपर काम चल रहा है। अब मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो दिल्ली में अचानक से नाम आएगा, इसलिए उसके ऊपर बात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जेडीयू में एक बहुत बड़ा धड़ा है, वो ये कह रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जाए। अभी तक इसके ऊपर फैसला तो नहीं हुआ है जब तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। आगे ये नीतीश कुमार का ही फैसला होगा, वो अपने बेटे को सीधे सीधे डिप्टी सीएम बनाते हैं, राजनीति में लाते हैं, पार्टी संगठन में लेकर के आते हैं। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि बिहार के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है।
जी, अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधानसभा से पास होते ही ये कानून बन जाएगा। इस विधेयक का मकसद राज्य में जबरन धर्मांतरण को रोकना है। इस कानून का नाम महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2026 प्रस्तावित किया गया है। सरकार का दावा है कि ये कानून जबरन, धोखे से या लालच देकर कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन पर पूरी तरह से लगाम लगाएगा, खासतौर पर उन मामलों पर जिन्हें अक्सर लफ्ज जिहाद कहा जाता है। सर, तैयारी तो बहुत दिनों से चल रही थी, अब कैबिनेट से मंजूरी, अब ये विधानसभा में पेश होगा, लेकिन ये कानून बाकी राज्यों से कितना सख्त होने जा रहा है? देखिए, 7 साल की सजा सीधे सीधे, और ये खबर आ जाए कि जबरन हुआ है तो उसके ऊपर कार्रवाई, ये महाराष्ट्र के अंदर बहुत ही जरूरी था, क्योंकि लाखों की संख्या में बेटियां वहां गायब हो रही थी जिनका धर्मांतरण हो रहा था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कई सारे हिंदू संगठन इसके ऊपर काम भी कर रहे थे। बार बार ये कहा जा रहा था कि भाई ये कानून लाना अब बहुत ही जरूरी है। हालांकि देश के अंदर में कुछ लोग हैं इस तरह के धृतराष्ट्र, जिनको लव जिहाद और इस तरह की चीजें नजर नहीं आती, जबरन लोगों को धोखा देकर धर्मांतरण करने का एक प्रचलन चला हुआ, लोग उसको डिनाई करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ने इस बड़ी समस्या को न सिर्फ एक्नॉलेज किया, इसको क्रिमिनलाइज किया और सीधे सीधे 7 साल की सजा मुकर्रर कर दी है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। राष्ट्रपति ने 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपालों की नई नियुक्तियां और फेरबदल किया है। तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया, तो दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अब लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल की है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने CV आनंदा बोस की जगह ली है, जिन्होंने अपने पद से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को अब तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का राज्यपाल, अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल और केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर को तमिलनाडु का राज्यपाल, कविंद्र गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल और नंद किशोर यादव को नागालैंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। सर, रातों रात इतना बड़ा फैसला कैसे हो गया और ये फैसला पश्चिम बंगाल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, कल तक तो मैं वीडियो देख रहा था, होली के दिन राजभवन में, कहाँ, चेन्नई में, रवि साहब वो ढोलक लेकर के होली गा रहे थे, और शाम ढलते ढलते कल जो है खबर आ गई कि उनको बंगाल की जिम्मेदारी दी जा रही है। अब कल तक बोस साहब से लड़ रही थी ममता बनर्जी कि दुनिया में सबसे खराब अगर कोई गवर्नर है तो आनंदो बोस ही है ना, यही कहा जा रहा था। रोज लड़ाई, कोई फर्जी केस वगैरह भी लड़ा किया जा रहा था, और जैसे ही उनको बदला गया अचानक से प्रेम उमड़ गया। ममता बनर्जी ने समझ लिया कि भाई ये मामला कुछ गड़बड़ है। अब वो ये कह रही है कि ये जो पूरा बदलाव हुआ है चुनाव को देखते हुए हुआ है, केरल में भी बदलाव, तमिलनाडु में भी बदलाव, बंगाल में भी बदलाव, और ऐसे व्यक्ति को लाया गया है जो लीगली और टेक्निकली बड़े साउंड है। स्टालिन साहब बड़े प्रताड़ित थे इनसे, अब उनको बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है। तो कई सारे लोग ये उस नैरेटिव को क्रिएट कर रहे हैं, चुनाव को इम्पैक्ट करने के लिए गवर्नर का कोई रोल नहीं है क्या? बहुत समय हो गया। प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के बदलाव साल में एक बार जरूर करते हैं। आप देखिए, उसमें 8-10 गवर्नर जो है वो बदले जाते हैं। इट्स अ रूटीन थिंग। नए चेहरे भी आते हैं, कुछ लोगों को इधर उधर ट्रांसफर भी किया जाता है। अब देखिए, सक्सेना साहब दिल्ली में कितने साल से बैठे हुए हैं, तो कोई नया चेहरा आएगा, नए तरीके से, नया काम नए तरीके से होगा, तो उससे क्या होता है, सिस्टम में थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है सिस्टम। तो एक साधारण सी नॉर्मल रेगुलर प्रक्रिया को इसके ऊपर राजनीति वो ठीक नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।